कहानी की शुरुआत में हम पृथ्वी के ऊपर एक हमला होते हुए देखते हैं। एक अनजान एलियन प्रजाति ने बहुत सारे रेडिएशन से भरे मीटियोर्स पृथ्वी की ओर फेंके। उनकी ये कोशिश थी कि इंसानों को पूरी तरह से धरती से मिटा दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इंसानों ने जमीन के नीचे शहर बना लिए जहां ये जानलेवा रेडिएशन नहीं पहुंचती थी, और इस तरह इंसान आज भी किसी तरह जिंदा थे। ये साल चल रहा है 2199 और इंसानियत अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। जमीन के नीचे बसे शहरों में रह रहे इंसान भी उम्मीद खो चुके थे। अब तो वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। खैर, फिर हम धरती की सतह पर चल रहे एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है सुसुमू। वो लोहा इकट्ठा करने निकला था ताकि उसे बेचकर गुजारा कर सके। उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक खास सूट पहना हुआ था, पर अचानक आसमान से एलियंस का एक खतरनाक प्रोब तेजी से उसकी तरफ आया। वो प्रोब धरती से टकराया और इस सब के बीच सुसुमू भी वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सर से खून बह रहा था। उसका हेलमेट भी गायब हो चुका था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने चलने की कोशिश की, पर उसका सर अभी भी घूम रहा था। तभी उसकी नजर एलियन प्रोब के ऊपर पड़ी। उसे उठाते ही वो एक बार फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में एक जहाज उसके पास उतरा। ये कैप्टन ओकीटा का ही जहाज था। जब उनकी टीम ने उस एलियन प्रोब की जांच की तो पता चला कि उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स थे, मगर वो टेक्नोलॉजी उनसे कहीं आगे है, वो उसे समझ नहीं सकते। इसके बाद ओकीटा को बताया गया कि जो आदमी इस प्रोब के साथ मिला है उसके अंदर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। एक क्रू मेंबर ने तो कहा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर जब वो बात कर ही रहे थे तो अचानक से सुसुमू कमरे में घुस आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। सुसुमू ने ओकीटा पर इल्जाम लगाया कि पिछली लड़ाई में तुमने मेरे भाई के जहाज को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और खुद वहाँ से दुम दबा के भाग गए। दरअसल कुछ समय पहले सुसुमू का भाई कमांडर कोडी अपनी बैटलशिप में दुश्मनों से लड़ रहा था। उनके दुश्मन हैं गमालाज नाम के ताकतवर एलियंस, और अब धीरे धीरे इंसान अपनी हार की ओर बढ़ रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में कमांडर कोडी ने अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला किया ताकि उसके बाकी साथी बचकर भाग सकें। कैप्टन ओकीटा ने कहा कि हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन कोडी ने उनकी बात नहीं सुनी। जल्द ही उसका जहाज धमाके में उड़ गया। उसने अपनी शहीदी दी ताकि उसके दोस्त वहां से बचकर भाग सकें। अब शिप में गुस्साया हुआ सुसुमू अचानक से ओकीडा की तरफ बढ़ा। उसने कहा कि तेरी वजह से मेरे भाई की मौत हुई। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी यूकी नाम की एक क्रू मेंबर ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके साथ ही गार्ड्स उसे पकड़ कर ले गए। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने इस सब के लिए ओकीटा से माफी मांगी। तब ओकीटा ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी भयानक रेडिएशन में रहकर सुसुमू जिंदा कैसे बच गया? मगर इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ओकीटा ने एक बड़े जनरल से इस बारे में बात की। जनरल का मानना था कि उन्हें कुछ चुनिंदा लोगों के साथ धरती छोड़कर चले जाना चाहिए, किसी और प्लैनेट के ऊपर। लेकिन ओकीटा इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा कि अगर बचाना ही है तो अमीरों और नेताओं को शामिल नहीं करना, बल्कि सिर्फ जवान और काबिल लोगों को बचाना है, ताकि कम से कम इंसानियत के पास कोई उम्मीद तो हो। इसके बाद जनरल ने सबको इंसानों के आगे के प्लान के बारे में बताया। दरअसल जो एलियन प्रोब उन्हें मिला था वो स्कैंडर नाम के ग्रह से आया है। वहाँ के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे रेडिएशन को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ उस प्रोब में स्कैंडर ग्रह तक पहुंचने के पूरे कोऑर्डिनेट्स भी थे। अब सरकार ने फैसला किया कि वो अपना आखिरी बचा जहाज वहां भेजेंगे ताकि उस टेक्नोलॉजी को यहां लाया जा सके। मगर जनता ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में इतनी दूर हम जा भी सकेंगे? इस पर जनरल ने कहा कि इतनी जानकारी मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, लेकिन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो शायद जहाज को तेजी से वहां पहुंचा सकती है, क्योंकि अब स्कैंडर ही उनकी आखिरी उम्मीद है। इस बेहद जरूरी मिशन पर जाने के लिए सरकार को वॉलंटियर्स की जरूरत थी। इसमें सुसुमू ने भी अपना नाम दर्ज करवाया तो डॉक्टर उसे जिंदा देखकर हैरान रह गई। उसने डॉक्टर से कहा कि जल्दी से टेस्ट करो, और लोग भी हैं लाइन में। असल में सुसुमू पहले भी फौज में था और अब वो फिर से अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए आ गया था। उसके पिछले एक्सपीरियंस को देखकर डॉक्टर दंग रह गई। खैर, बाद में जब वो बेस पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात यूकी से हुई। यूकी उसे देखकर दंग रह गई। उसने पूछा कि तुमने वॉलंटियर क्यों किया? तुम तो कमांडर ओकीटा से नफरत करते हो ना, ये उनका ही जहाज है। पर सुसुमू ने मुस्कुराकर बात टाल दी। यूकी ने पूछा कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अगर कुछ गड़बड़ की ना तो। इससे पहले सुसुमू जवाब दे पाता अलार्म बज गया।
वो तुरंत ब्रिज की तरफ भागा और यूकी को अपनी जगह पर जाने का ऑर्डर दिया। यूकी ने उससे कहा कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? तब सुसुमू ने बताया कि मैं तुम्हारा नया स्क्वाड्रन लीडर हूँ। गमालाज की एक जोरदार मिसाइल उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर ओकीटा ने हथियार लॉन्च करने का ऑर्डर दिया। उसी वक्त सुसुमू और बाकी सब काम पर लग गए। ओकीटा को एहसास हुआ कि उनका बच पाना मुश्किल है, इसलिए उसने कहा कि वेव गन को इस्तेमाल करो। उसके एक फौजी ने उसे याद दिलाया कि सर इसे टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। साथ ही कहा कि इसे फुल पावर पर चलाना। जैसे ही वेव गन को फायर किया गया, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि धरती पर मौजूद कंट्रोल टीम की भी सांसें सूख गई। कुछ पलों के लिए यमाटो जहाज गायब हो गया था, पर अचानक ही वो मॉनिटर्स पर फिर से दिखाई देने लगा। फिर ओकीटा ने स्क्रीन पर आकर जनरल से बात की। ओकीटा ने कहा कि वेव गन फायर करने से दुश्मनों को उनकी जगह का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर जनरल ने पूछा कि जहाज सही है, आगे बढ़ सकते हो? ओकीटा ने कहा कि अगर दुश्मनों के दोबारा हमला करने से पहले सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए तो ये जहाज काम कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जहाज में सुसुमू की मुलाकात शीमा से हुई और वो दोनों बातचीत करने लगे। जल्द ही पिछले युद्ध में सुसुमू के साथ रहे फौजी भी वहां आ गए। वो एक बार फिर से सुसुमू के साथ काम करके बेहद खुश थे। तभी एक फौजी ने इस खुशी के मौके के लिए शराब की बोतल निकाली। इसी दौरान हम यूकी को देखते हैं जो एक टेबल पर अकेली बैठी थी। वो इस बात से चिड़ी हुई थी कि सब लोग सुसुमू को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। जब उन्होंने यूकी को भी अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया तो वो भड़क गई। उसने गुस्से में सुसुमू से पूछा कि अगर पहले फौजी थे तो इतने साल से कहाँ थे तुम और लौट कर क्यों आए हो? उसने सुसुमू को डरपोक कहकर बुलाया। तुम्हारे भाई ने सबको बचाने के लिए अपनी जान दी और वहीं तुम फौज छोड़कर डरकर भाग गए। इस बात से गुस्सा होकर एक फौजी यूकी की तरफ बढ़ा, लेकिन यूकी ने उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया। जल्द ही ओकीटा ने सभी क्रू मेंबर्स को सोलर सिस्टम से बाहर जाने के लिए तैयार होने को कहा। जल्द ही स्पेस बैरियर को तोड़ते हुए जहाज सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे और उनके जहाज को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जल्द ही गमालाज उनके ऊपर हमला करने आ पहुंचे। सुसुमू ने फिर से वेव गन इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ फौजियों ने उसे बताया कि वेव गन को दोबारा से इस्तेमाल करने में टाइम लगता है। ओकीटा ने कहा कि उसे चार्ज होने में 20 मिनट और लगेंगे। तब तक उसने सुसुमू से कहा कि जल्दी से दुश्मन के इंजनों पर हमला करो ताकि वो हमारा पीछा ना कर सकें। फिर सुसुमू ने ब्लैक टाइगर्स नाम के क्रू को ऑर्डर दिया, लेकिन यूकी पहले ही एक जहाज लेकर गमालाज का मुकाबला करने जा पहुंची थी। बाहर यूकी ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें काफी समय तक रोक कर रखा, पर जब सुसुमू ने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि उसके जहाज पर जो हमला हुआ था उसके बाद वो बेहोश हो चुकी है। आखिरकार उसे होश आया और उसने बताया कि मलबे ने उसके इंजन्स को बर्बाद कर दिया है। यूकी ने कहा कि वो उनके साथ नहीं आ पाएगी, इसीलिए तुम लोग मुझे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाओ। लेकिन सुसुमू को ये गवारा नहीं था। उसने एक नया जहाज निकाला और यूकी की ओर निकल पड़ा। वो उसके जहाज तक पहुंचा और यूकी से कहा कि मेरे इशारे पर कूद जाना। उसी समय हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फौज उनके जहाज की तरफ बढ़ रही थी। ओकीटा ने कहा कि जल्दी से उनके ऊपर हमला करो। इधर सुसुमू यूकी के बेहद करीब पहुंच गया और इशारा मिलते ही वो उसके जहाज पर कूद गई। उधर ओकीटा ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। जैसे ही दुश्मन उनके करीब पहुंचेगा तो वो साइड में रोल होकर भाग जाएंगे। उसने पूरे क्रू को सावधान हो जाने को कहा। इन दुश्मनों से बचने के बाद वो सुसुमू और यूकी को लेकर वापस सोलर सिस्टम में जाएंगे। कुछ ही पलों में जैसे ही दुश्मन उनके करीब आए तो वो हमला करने की एक्टिंग करते हुए साइड से भाग निकले। साथ ही सुसुमू और यूकी भी जल्दी से शिप के अंदर आ गए। सुसुमू यूकी को अपनी बाहों में लेकर भागता हुआ अंदर आया। जैसे ही उसे होश आया तो स्ट्रेचर पर डालकर इलाज के लिए ले जाया गया। इसके बाद ओकीटा वहां आया और उसने सुसुमू से कहा कि तुम्हारी इस जांबाजी के चक्कर में सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। मगर सुसुमू ने कहा कि मेरे काम करने का तरीका यही है, मैं अपने किसी साथी को मरने के लिए नहीं छोड़ता, तुम्हारी तरह। ये सुनते ही ओकीटा ने गुस्से में आकर उसे जेल में डाल दिया। थोड़ी देर बाद चीफ टाकुगावा जेल में उससे मिलने गया और सुसुमू का मजाक उड़ाने लगा। सुसुमू पहले ही गुस्से में था क्योंकि उसके मुताबिक उसने जो किया वो सही था। उसे देखकर टाकुगावा ने कहा कि ओकीडा भी अपनी जवानी में तुम्हारे जैसा ही था। उसी समय डॉक्टर वहां आ गई और सुसुमू ने यूकी की तबीयत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। फिर वो तीनों साथ में शराब पीने लगे।
तब डॉक्टर ने सुसुमू को बताया कि पिछले युद्ध में ओकीडा को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा था। असल में ओकीडा का बेटा भी उस युद्ध में शामिल था। उसका जहाज और पूरा क्रू कभी वापस ही नहीं लौटा। खैर थोड़ी ही देर में ओकीडा ने ऐलान किया कि वो सोलर सिस्टम से निकलने वाले हैं। अब वो एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। शायद वो धरती के लोगों से संपर्क भी ना कर पाए। इसीलिए उसने पूरे क्रू को आखिरी बार परिवार वालों से बात करने को कहा। सबने बारी बारी से फोन किया और अंत में सुसुमू की बारी आई। उसे जेल से बाहर निकाल कर कम्युनिकेशन रूम में ले जाया गया। उसी समय यूकी कमरे से बाहर आई तो सुसुमू ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? मगर यूकी अब भी उस पर काफी गुस्सा थी। उसने कहा कि वो इस मिशन को जोखिम में डालने की बजाय मरना पसंद करती। खैर सुसुमू ने उसकी नाक पर धीरे से छूते हुए उसे शांत रहने को कहा। बाद में कैफे में शीमा ने यूकी से पूछा कि तुम्हें सुसुमू पता है कहाँ है? तो यूकी ने बताया कि वो कम्युनिकेशन रूम में अपने परिवार को मैसेज भेज रहा है। पर शीमा ने कहा कैसा परिवार? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका पूरा परिवार एक बम धमाके में मारा गया और फिर उसका भाई भी शहीद हो गया। तब से सुसुमू एकदम अकेला हो गया था। उस दिन के बाद से सुसुमू ने फौज छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ सुसुमू मैसेज रूम में बिल्कुल अकेला बैठा था। पर अगर वो मैसेज भेजता भी तो किसको? आखिरकार उसका समय खत्म हो गया। अब उनका क्रू सोलर सिस्टम से बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उन्हें पास में गमालास का एक लड़ाकू जहाज दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वो हमला नहीं कर रहा तो ओकीडा ने कहा कि इस जहाज को अंदर लेकर आओ ताकि उसकी जांच की जा सके। बाद में ओकीडा का मेडिकल टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने खुलासा किया कि आपकी बीमारी और बढ़ चुकी है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वहीं दूसरी ओर बाकी का क्रू जहाज की जांच कर रहा था। अचानक उसका एलियन पायलट जिंदा हो गया और उसने हमला बोल दिया। मगर उसने साटो नाम के एक आदमी को अपने वश में कर लिया। फिर उस एलियन ने बताया कि मेरा नाम डेस्ला है। सुसुमू ने उससे पूछा कि तुम लोग धरती पर हमला क्यों कर रहे हो? तो डेस्ला ने हंसते हुए कहा कि हम धरती के ऊपर हमला नहीं कर रहे, बस इसे पहले से बेहतर बना रहे हैं। उसी पल यूकी अंदर आई तो सुसुमू ने साटो को अपनी स्टन गन से शूट कर दिया, जिसके बाद एलियन ने तुरंत साटो का शरीर छोड़ दिया। इसके बाद वो सब कैफेटेरिया में इकट्ठा हुए और साटो दर्द से करा रहा था, जिसे देखकर बाकी सब हंसने लगे। खैर बाद में सुसुमू ओकीटा से बात करने पहुंचा। ओकीटा ने उससे पूछा कि क्या वो अगला कैप्टन बन सकता है। असल में मामारू अगला कैप्टन बनने वाला था, मगर अब वो चाहता था कि सुसुमू कैप्टन बने। लेकिन सुसुमू ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो ओकीडा के हिसाब से काम तो नहीं कर सकता। तब ओकीडा ने उससे कहा कि तुम्हारे जैसे मन में आए वैसे करना। फिर ओकीडा ने अपना रेडियो उठाया और ऐलान किया कि अब से सुसुमू अगला कैप्टन होगा। फिर अचानक से गमालास का हमला हुआ और पूरा क्रू उनका जवाब देने के लिए तैयार हो गया। उसी वक्त वो एलियन शिप चमकने लगी। असल में शिप के जरिए गमालास को उनकी लोकेशन मिल गई थी। सुसुमू ने ऐन वक्त पर मोर्चा संभाला और सबको ऑर्डर्स दिए। तब एंडो ने बताया कि लिफ्ट खराब हो गई है और वो सभी वहीं फंस चुके हैं। सुसुमू ने उन सबको वहीं रुकने को कहा। फिर उसने वेव गन तैयार की और जबरदस्त फायर किया। उन्होंने शिप को तबाह कर दिया था, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि नीचे से भी हमला हो रहा है। सुसुमू ने देखा कि ये हमला तीसरे ब्रिज की ओर था, तो उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए यूकी को इसे संभालने को कहा। यूकी ने तीसरे ब्रिज पर फायर किया और वो सीधा दुश्मन जहाज पर जा गिरा। इसके बाद सुसुमा ओकीडा के पास गया और उसे सब कुछ बताया। असल में तीसरे ब्रिज में 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी और अब सुसुमा को लग रहा था कि वो कैप्टन बनने के लायक ही नहीं है। ओकीडा ने पूछा कि तुम वापस क्यों आए हो? इस पर सुसुमू ने कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह के इंसान हो और साथ ही वो धरती को फिर से एक बार हरा भरा देखना चाहता है। फिर उसने ओकीटा से पूछा कि मैंने कैप्टन के तौर पर जो कुछ किया क्या वो सही था? ओकीटा ने खड़े होकर सुसुमू को अपने तजुर्बे से एक सलाह दी और कहा कि वो कैप्टन के तौर पर अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाए। फिर ओकीटा ने कहा कि वो उसे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता है। आखिरकार ओकीटा से बात करके सुसुमू बाहर आया तो यूकी उसके सामने आ गई। वो तीसरे ब्रिज वाली घटना से काफी दुखी हो गई थी, तो सुसुमू ने उससे माफी मांगी क्योंकि यूकी ने ये काम उसके कहने पर ही किया था। मगर यूकी ने कहा कि तुमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, पर ये कहते ही वो खुद भी रोने लग गई। उसने अपने ही लोगों पर हमला किया था और अब वो इस पछतावे के साथ जिंदा नहीं रह सकती।
सुसुमू ने तुरंत उसे गले लगा लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। तभी अचानक अनाउंसमेंट हुई कि जहाज जल्दी ही सोलर सिस्टम से बाहर जाने वाला है। कुछ ही पलों में उन्हें अपनी मंजिल इस्कैंडर दिखाई देने लगी, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक इस्कैंडर से एक मिसाइल बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, और तो और उनकी वेव गन भी अभी चार्ज नहीं थी। अचानक वो मिसाइल 4 हिस्सों में बट गई तो सुसुमू ने सारी बंदूकें एक साथ चलाने का हुक्म दिया। पूरे क्रू ने एक साथ हमला बोल दिया, पर ये भी काफी नहीं था। सुसुमू ने एक बार फिर से सोलर सिस्टम में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने के बाद वो इस्कैंडर से दोबारा दूर हो गए। बाद में जब उन्होंने मिसाइल की जांच की तो समझ आया कि ये गमालाज की मिसाइल थी। पूरे क्रू को लग रहा था कि ये एक जाल है। इसी दौरान सोनाटा ने कहा कि इस कैप्सूल में रेडिएशन जैसा कुछ नहीं था, उनके अंदर सिर्फ कहीं की लोकेशन है। सुसुमू ने कहा कि हमें इस लोकेशन पर जाना चाहिए। अगर ये कोई जाल होता तो इस्कैंडर पर पहुंचने के बाद दुश्मन हमारे ऊपर हमला करते, ताकि हम कहीं भाग भी ना पाएं। पहले करके क्या फायदा? शायद इसके पीछे कोई कारण होगा कि गमालाज सुसुमू की टीम को वहां पहुंचने नहीं देना चाहते। अब सुसुमू ने सबको इकट्ठा करके आगे के प्लान के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अलग अलग टीम्स बनाकर सबको टारगेट की लोकेशन दे दी। फिर उसने रेडियो से मैसेज भेजकर ऐलान किया कि वो सब जल्द से जल्द इस्कैंडर प्लैनेट पर लैंड करेंगे। हमें जो मैसेज मिला है हो सकता है कि वो एक जाल हो, पर अगर ये सही निकला तो धरती को बचाया जा सकता है। सुसुमू ने अपने क्रू की हौसला अफजाई की और पूरे जोश से लड़ने को कहा। इसके बाद पूरी टीम काम पर जुट गई। सुसुमू खुद भी एक जहाज लेकर इस्कैंडर की ओर निकल पड़ा। फिर वो जैसे ही लैंड होने वाला था तो उसे जमीन पर काफी मिसाइल्स दिखाई दी, पर जल्द ही उसका क्रू भी वहां आ पहुंचा। सुसुमू की टीम पर जोरदार हमला हुआ, पर उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरकार वो कोऑर्डिनेट्स की जगह पर पहुंच ही गए, मगर उसी पल एलियंस ने उन पर भयानक हमला कर दिया। दोनों दुश्मनों के बीच धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। कीटो नाम के एक पायलट को गोली लग गई, पर उसने फिर भी उन दुश्मनों का सामना किया ताकि बाकी लोग आगे जा सकें। फिर कुछ क्रू मेंबर्स बताई गई लोकेशन पर पहुंचे, जहां उन्हें इस्कैंडर मिला। तभी एक चमकदार रोशनी निकली। जैसे ही यूकी ने उसे छुआ तो वो उसके वश में आ गई। उसी समय सुसुमू को ओकीडा के साथ हुई बातचीत याद आई। असल में ओकीडा ने उसे बताया था कि रेडिएशन को ठीक करने वाली पूरी कहानी झूठी है। असल में तो उन्हें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स और टेक्नोलॉजी मिली थी। सच तो ये था कि ये कहानी सुसुमू की वजह से बनाई गई थी। वो इतनी ज्यादा मात्रा की रेडिएशन के बाद भी जिंदा बच गया था, जिससे सबकी उम्मीद जाग उठी कि रेडिएशन को मिटाया जा सकता है, और शायद इस कैप्सूल को भेजने वाले इसका राज जानते हैं। तभी यूकी ने उस चीज के वश में आकर एक मैसेज दिया। उसने बताया कि गमालाज और इस्कैंडर एक ही प्रजाति के एलियंस हैं। असल में एलियंस का ग्रह खात्मे की कगार पर था, इसीलिए उन्होंने धरती को अपने नए ग्रह के तौर पर चुना, मगर इसके लिए उन्हें सभी इंसानों को मिटाना होगा। मगर सभी एलियंस इस फैसले से सहमत नहीं थे। इस्कैंडर ग्रुप के एलियंस इसके खिलाफ थे, इसीलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब इस्कैंडर वालों ने ये खुफिया कैप्सूल धरती पर भेजा। ऐसा तो कोई डिवाइस नहीं था जो रेडिएशन को पूरी तरह से मिटा सके, मगर अब यूकी ये काम कर सकती थी। सुसुमू के ऊपर रेडिएशन का असर ना होने की वजह भी ये कैप्सूल ही था। तभी अचानक यूकी के शरीर से धमाकेदार ऊर्जा निकली, जिससे वहां की सारी रेडिएशन मिट गई। इसके बाद उन्होंने बिना मास्क के सांस ली तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसी पल यूकी के शरीर से वो ऊर्जा बाहर निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गई। अब उनका क्रू आगे बढ़ा, पर एक बार फिर से गमालाज ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस मौके पर साइटो और साडा ने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि सुसुमू और यूकी भाग सकें। सुसुमू ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर साडा ने उसकी बात नहीं मानी। जब सुसुमू और यूकी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि क्रू के सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं। वहीं अंदर साइटो और साडा अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। आखिरकार उन दोनों को गोली लग गई, पर साडा ने पहले ही वहां एक बम लगा दिया था। मरने से पहले उसने कई गमालाज को मार दिया। सुसुमू और यूकी ने अपने जहाज से ये धमाका देखा। आखिरकार वो अपनी बैटल शिप यामाटो पर वापस लौटे और ओकीटा को सब कुछ बताया। ओकीटा अब काफी बीमार हो चुका था। उसने सुसुमू को सब कुछ सोच समझ कर करने को कहा। अब सुसुमू वापस कंट्रोल रूम में गया और स्पेसशिप को वापस पृथ्वी पर ले गया। उन्होंने सबको खबर दी कि उन्हें एक एंटी रेडिएशन डिवाइस मिल गया है। जनरल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ।
उसी पल ओकिटा की मौत हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गमालाज ने एक बार फिर से उन पर हमला कर दिया। पूरा क्रू एक साथ उनका सामना करने के लिए जुट गया। सुसुमू ने टाकुगावा से बात की, मगर टाकुगावा भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। कुछ ही पलों में उसने भी दम तोड़ दिया। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी और फिर एक चेहरा दिखाई दिया। उसने पूरे क्रू से कहा कि वो धरती पर कब्जा करने नहीं आए, पर वो इसे लौटा भी नहीं सकते। तभी वो गायब हो गया और क्रू ने देखा कि जहाज के बाहर एक बड़ा सा धमाका होने वाला है। असल में ये एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन था जिसमें पूरी धरती तबाह हो सकती है। मगर सुसुमू ने अब भी हार नहीं मानी और इसे रोकने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या वो वेव मोशन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे बताया गया कि जहाज में कुछ खराबी आ गई है। अगर उसका इस्तेमाल किया तो ये जहाज भी उड़ जाएगा। अब वो सोचने लगा कि कुछ भी करके धरती को बचाना तो है ही। उसने पूछा कि वो बची हुई ताकत से कितने शॉट्स लगा सकते हैं, जिस पर उसे बताया गया सिर्फ एक बार करते ही यामाटो पूरी तरह तबाह हो जाएगी। ये सुनते ही उसने सभी क्रू मेंबर्स से कहा कि जहाज को छोड़ दो, अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। यूकी ने इससे साफ इनकार कर दिया, पर सुसुमू ने कहा कि यही मेरा ऑर्डर है। शीमा ने कहा, सर मैं भी आपके साथ यहीं रुकूंगा। लेकिन सुसुमू ने उसे ऑर्डर दिया कि यूकी को सही सलामत धरती पर लेकर जाओ। यूकी के पास ही वो ताकत थी रेडिएशन को खत्म करने की, इसीलिए उसका सुरक्षित वापस जाना बहुत जरूरी है। जल्द ही सभी क्रू मेंबर्स जहाज से निकल गए, मगर यूकी अब भी राजी नहीं थी। उन दोनों में बहस छिड़ गई और यूकी रोने लगी। सुसुमू ने उसे समझाते हुए कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, पर जब मैं तुमसे मिला तो पता नहीं क्यों तुम्हारी परवाह करने लगा, और अब वो चाहता है कि यूकी एक हरी भरी धरती पर दोबारा से घूमे। सुसुमू ने उसे अभी के लिए अकेले वापस जाने को कहा और वादा किया कि मैं वापस आऊंगा जिंदा। मगर यूकी अब भी रोते हुए उसके गले लगी हुई थी। सुसुमू के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने अपनी स्टन गन निकाली और यूकी को बेहोश कर दिया। फिर शीमा उसे अपने साथ ले गया। आखिरकार सुसुमू गमालाज के जहाज पर हमला करने को तैयार था। वहीं उसके पास से शीमा का जहाज गुजरा तो यूकी को होश आ गया। उसने देखा कि सुसुमू अब भी यामाटो जहाज में था। वो चिल्लाने लगी, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। इधर गमालाज के जोरदार हमले का जवाब देते हुए सुसुमू ने वेव गन चला दी। साथ ही उसने यामाटो जहाज को दुश्मन के जहाज से टकरवा दिया, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। अब कहानी कई साल आगे पहुंची। हम देखते हैं कि धरती एक बार फिर से पहले जैसी हो गई। अब यहाँ कोई रेडिएशन नहीं थी। वहीं यूकी अपने बेटे के साथ मैदान में खेल रही थी। सुसुमू तो लौट कर नहीं आया, लेकिन उसका सपना जरूर